नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के करीब 140 शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हर शहर में तो नहीं हो रहे, कहीं कहीं पर हिंसा भी हुई है, लेकिन 140 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के करीब 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, वाशिंगटन डीसी, मिनेसोटा जैसे शहरों में जमकर हिंसा भी हुई है। हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस फॉर जॉर्ज फ्लॉयड, ब्लैक लाइव्स मैटर, आई कांट ब्रीथ ऐसे बैनर्स के साथ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। पहली दफे हुआ 100 साल में कि व्हाइट हाउस की बत्तियां तक बुझानी पड़ी और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने रबर बुलेट्स और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। सन 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद जो आतंकवाद का हमला हुआ था ट्विन टावर्स पे, उस पहली बार किसी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के बंकर में ले जाया गया है। 25 मई को अमेरिका के मिनीपोलिस में एक पुलिस अफसर डेरिक चौविन ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत नागरिक के गले को घुटनों से करीब 9 मिनट तक दबाए रखा था। गले और कमर पर दबाव पड़ने की वजह से फ्लॉयड की मौत हो गई। पुलिस की इस बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद से ही अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरे साथ हैं श्री वर्गीज के जॉर्ज, आप एसोसिएट एडिटर हैं द हिंदू अखबार के। बहुत शुक्रिया जॉर्ज साहब अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है, ये जो सिचुएशन, जो हालात बनते जा रहे हैं अमेरिका में, बजाय इसके कि राष्ट्रपति जनता को साथ लेकर चलें, जो कि एक नेता का काम होता है, एक वो कन्फ्रंट्रेशन वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। क्या और कोई रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते थे वो? देखिए, जैसे अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के ठीक पहले जो बराक ओबामा एक ऐसा पॉलिटिक्स और एक ऐसा माहौल अमेरिका में बनाया था, उसमें मल्टी राशियल और मल्टी एथनिक एक पॉलिटिकल कोएलिशन उसने बनाया था। लेकिन ये हमको मानना पड़ेगा कि वो कोएलिशन का तुरंत उसका एक रिएक्शन भी हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और उस रिएक्शन का एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में निकल आया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिक्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिक्स पोलराइजेशन के ऊपर ही उसका बेसिस है, और उस पोलराइजेशन का एक फंडामेंटल टेनेट है कि एक व्हाइट क्रिश्चियन नेशन के इमेज में अमेरिका को रीबिल्ड किया जाए। जैसे आज आपने देखा होगा, कल जैसे प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस से निकल के एक चर्च के बाहर जाकर के बाइबल लेके अपना फोटो खिंचवाया। एक प्रेसिडेंट ऐसा है कि उसका बाइबल के बारे में, उनका जानकारी के बारे में ही काफी सवाल उठ चुका है पिछले सालों में, फिर भी उसका पॉलिटिक्स एक व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म के ऊपर निर्भर है, और ये मौका भी वो छोड़ नहीं रहा है अपना पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। एक दूसरा पॉइंट उससे जुड़े हुए है, वो अपना पॉलिटिक्स एक इकोनॉमिक एजेंडा में चलाने का थोड़ा सा कोशिश किया था, लेकिन जैसे अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर जो कोरोना वायरस के और पैंडेमिक के रीजन से जो सेटबैक हुआ है, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने रास्ता एक ही बचा है, वो डबल डाउन करे अपना रेशियल और रिलीजियस नेशनलिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स, वही वो करने का एक मौका ढूंढ लिया इसी में। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रदर्शनों को घरेलू आतंकवाद और प्रदर्शनकारियों को ठग कहा है कि ये ठग हैं ये लोग। खुद को प्रेसिडेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त कार्रवाई करने और भारी जुर्माना लगाने की मांग भी की है, धमकी दी है। मांग क्या, धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी नहीं माने तो वो फौज को बुलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब लूटिंग शुरू होती है तो शूटिंग भी शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रांतीय गवर्नरों को, जो अलग अलग प्रांत है अमेरिका के, उनके गवर्नर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटा जाए। ट्रंप ने एंटी फासिस्ट संगठन एंटीफा को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात कही है। एंटीफा से जुड़े लोग नियो नाजिज्म, नियो फासिज्म, व्हाइट
सुप्रीमेसी और नस्ल के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। आपने जो कहा जॉर्ज साहब, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अमेरिकी समाज की आवाज बुलंद है, खुलकर सरकार का विरोध हो रहा है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या सिर्फ बराक ओबामा की छोड़ी हुई विरासत या वहां लोकतंत्र की जड़ें वाकई गहरी हैं? इसमें ये तो सही बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पॉलिटिक्स आगे कोशिश किया है, जो सिटिंग प्रेसिडेंट, उसका रेसिस्टेंस भी अमेरिकन सिस्टम के अंदर से ही आया है। जैसे इंडिया का तुलना में अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस या अमेरिका का मीडिया हो, अमेरिका का जुडिशरी हो और अमेरिका का स्टेट गवर्नमेंट्स हो, ये सब इंस्टीट्यूशंस काफी रेसिस्टेंस दे दिया है प्रेसिडेंट का पॉलिटिक्स को। उसका हमको अभी भी वो दिखने में मिल रहा है। और 140 कम से कम वैसे शहरों में ये मुद्दा को लेकर के प्रदर्शन हुआ है, लोग रास्ते में आया है और उसमें न केवल अफ्रीकन अमेरिकन से बहुत सारे व्हाइट अमेरिकन भी उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट से दो कोइनेज जो उसने यूज किया है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत पुराना है। एक तो एक क्लेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस। ये लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस कई अमेरिकन प्रेसिडेंट, रिचर्ड निक्सन से लेके ये आयरनी है, बिल क्लिंटन भी यूज किया है एज ए कोड फॉर मोर ऑप्रेसिव पॉलिसिंग, जो टारगेट किया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन को। ट्रंप ने वो मेमोरीज एक बार और रिवाइव किया है, उसमें भी उसका पॉलिटिकल निशाना बहुत क्लियर है। दूसरा उसने बोला है जो मिलिट्री पावर, अमेरिकन सोसाइटी को एक मिलिटराइज्ड रूप में पहले से है, अभी उसमें भी वो एम्फसाइज कर रहा है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अमेरिका के आधे से ज्यादा जो प्रदेश हैं, प्रांत हैं, उसमें नस्ल की जो नफरत है उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि व्हाइट साइलेंस कैन बी डेफिनिंग फॉर रेशियल इक्वालिटी, यानी जो बहुसंख्यक गोरे लोग हैं उनकी खामोशी नस्ल की समानता को दबा सकती है। अमेरिका की करीब 34 करोड़ की आबादी में अफ्रीकी अमेरिकियों की तादाद 13% से कम है। दशकों से वो नस्ल की हिंसा के शिकार होते आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। फॉक्स न्यूज सर्वे के मुताबिक 75% अफ्रीकी अमेरिकी वोटर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन को समर्थन देने की बात की है, जबकि महज 14% अफ्रीकी अमेरिकी वोट ट्रंप को लेकर पॉजिटिव थे। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में 58% व्हाइट वोटर्स ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को वोट दिया था और जॉन एफ कैनेडी के समय से 90% अफ्रीकी अमेरिकी वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते आए हैं। अमेरिका में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों ने सन 1968 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद के हालात की याद दिला दी और अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के लाल पहाड़ों पर गुलाम रहे जो लोग थे उनके बच्चे और पूर्व गुलाम मालिकों के बच्चे भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे। आई हैव अ ड्रीम, बहुत मशहूर उनकी स्पीच है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की कोई खास उपलब्धि नहीं रही है और इसी साल के आखिर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों का चुनावों पर क्या असर हो सकता है? ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा दुआ साहब, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से ही प्रेसिडेंट ट्रंप का पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ा है। जब 2015 में जब अमेरिकन पॉलिटिकल सीन में आया तो तब उनको कोई सीरियसली लेता नहीं था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही ऐसे रेसिस्ट लॉर्डेड कमेंट्स और कैंपेन और ये सब करके उसने अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। अभी नवंबर तक जो टाइम जो मिल रहा है उस टाइम में ये बहुत बड़ा वेरी क्लियरली प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि वो अपना 2016 वाला एजेंडा को वापस ले आएंगे और उसी में ये कैंपेन चलाएंगे। जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर जब इंडिया का इलेक्शन हुआ था, जब पुलवामा अटैक को लेकर के कैसे इंडिया का पूरा पॉलिटिकल माहौल बदल गया था, वैसे ही ये कोशिश किया जाएगा अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा अमेरिका में
क्लियर पोलराइजेशन इन फेवर ऑफ ट्रम्प। तो क्योंकि उनका रेसिस्टेंस भी उतना ही स्ट्रांग है जितना उनका बेस इस वक्त स्ट्रांग हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वगीज के जॉर्ज साहब, अपना समय हमें देने के लिए। देश में कोरोना के मामले 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं और 5,000 से ज्यादा लोग मर भी चुके हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के 125 साल पूरे होने पर उनके एक सेशन को संबोधित किया और साथ साथ कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है। ये नहीं कहा कि अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ उनके 4 घंटे के लॉकडाउन से उसका असर क्या पड़ा है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश को फिर से तेजी से विकास के पथ पर लाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक जुमला और, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है। गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि देश में ऐसी चीजें बने जो मेड इन इंडिया हों और पूरी दुनिया के लिए हों। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मजदूरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए श्रम सुधार किए जा रहे हैं। हालांकि आपको याद दिलाने कि भारत में श्रम कानून में बदलाव पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मोदी साहब को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री ने प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा का पार्टनर बताते हुए कहा कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो आज भाषण दिया है इन्होंने CII में, इसका सार क्या है, इसका निचोड़ आप क्या समझते रहा? तो देखिए, जो आपने 5 I's की बात की, उसका कुल क्या निचोड़ है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुल मिला के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप धीरज रखिए, अर्थव्यवस्था अपनी समृद्धि के पथ पर दोबारा लौट आएगी। हम कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और ये जैसा उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया से आप आगे सोचिए और ये सोचिए कि विश्व के लिए बाजार हम कैसे उसमें एक बड़ा हिस्सा हम उस पर काबिज हो सकते हैं, तो इस ओर आप कीजिए। और उन्होंने भारतीय उद्योग की जायज तारीफ की कि ये भारतीय उद्योग बहुत सक्षम उद्योग है। तो कुल मिला के ये बात तो समझ में आई, लेकिन जहां पर आज हम हैं, जिस धरातल पर हम हैं, जिस संकट में हम हैं, जो परिस्थितियां हम अपने सामने देख रहे हैं, गरीबों की, छोटे उद्योगों की, उद्योग की, उस परिस्थिति से निकलने का क्या रास्ता है और कितना लंबा है और सरकार की रणनीति उससे कैसे जुड़ी हुई है, इसके ऊपर मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री ने इस पूरे संबोधन में 33 मिनट के संबोधन में संभवतः 2 वाक्य भी नहीं कहे। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मतलब रोजगार पैदा करना और विश्वास पैदा करना बताया है, लेकिन पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा कैसे होगा? रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर इसका नेगेटिव आउटलुक कायम है। मूडीज ने यह भी कहा है कि हालात ऐसे ही रहे तो 2022 से पहले भारत की इकोनॉमी में रिकवरी की कोई संभावना नहीं है। रेटिंग ये भी बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका पाएगा या नहीं। तो भारत के बारे में उनका कहना है, या और देशों के बारे में भी, कि BAA सबसे निचला इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का इन्वेस्टमेंट का ग्रेड होता है। इसके नीचे जो है वो जंक स्टेटस आ जाता है, कूड़ा कबाड़। मूडीज के भारत की सॉवरेन रेटिंग घटाए जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मूडीज ने मोदी की अर्थव्यवस्था संभालने पर जंक स्टेटस से सिर्फ एक स्तर ऊपर रेटिंग दी है। गरीब और MSME सेक्टर को मदद की कमी का मतलब है कि बदतर स्थिति का सामने आना भी बाकी है। आर्थिक मंदी का असर सरकार की कमाई पर दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.6% रहा, जबकि सरकार ने 3.8% का अनुमान रखा था। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 की चौथी तिमाही, 4th क्वार्टर, जनवरी से मार्च में
देश की विकास दर 3.1% रही। ये लॉकडाउन से पहले की फिगर है। अभी लॉकडाउन के दौरान वाली फिगर आनी बाकी है, जबकि पूरे फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% रही। सर, प्रोफेसर श्रीवास्तव, मूडीज के भारत की रेटिंग को घटाए जाने को आप कैसे देखते हैं? इसका असर क्या है? देखिए, इस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्ट्रेस है, जो दबाव है और कई उसके पैमाने हैं, उसके हिसाब से ये लाजमी था कि रेटिंग एजेंसीज अपने जो रेटिंग है वो भारत के संदर्भ में घटाएंगे। और लेकिन ये दो बातें दर्शाता है। एक तो ये कि भारत सरकार बहुत ही संवेदनशील इस बारे में रही है कि हम खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, हम फिस्कल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं बढ़ाएंगे। इसके बढ़ाने से रेटिंग एजेंसीज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब जो है परिस्थिति ये दिखा रही है कि अगर आप पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं और रेटिंग एजेंसीज को ये लगता है कि आप कदम जो उठा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, तो भी आपकी रेटिंग घट सकती है। इसलिए एक तो ये बहुत साफ तौर से दिखाई देता है कि जो एक भय था भारत सरकार को, इसलिए हम नहीं खर्चे बढ़ाएंगे, खर्च नहीं करेंगे कि रेटिंग एजेंसीज प्रतिकूल प्रभाव, ये बिल्कुल गलत उनका सोचना था। दूसरा ये कि रेटिंग एजेंसीज जो भी अपनी भारत के संदर्भ में उनकी जो आप रेटिंग देख रहे हैं, वो रेटिंग एक दिन का नहीं है। वो आप पहले भी Baa2 थी। हम एक काफी विषम परिस्थिति से लॉकडाउन के पहले गुजर रहे थे। लॉकडाउन के बाद वो परिस्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ी है और बिगड़ती चली जाएगी। जब तक सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठाती है, तब तक इसके अंजाम हमको देखने पड़ेंगे और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हम इसको देखेंगे। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। बीते अप्रैल महीने में स्टील, सीमेंट, कोयला समेत 8 कोर सेक्टर्स के आउटपुट में 38.10% की भारी गिरावट दर्ज की गई। सपने देखना अच्छी आदत है, लेकिन जमीनी हकीकत को समझना इससे ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचेंगे। कोरोना से हमारा संकल्प कमजोर नहीं होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, अगर देश की 130 करोड़ जनता विदेशी सामान न खरीदने का फैसला करे तो हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आ जाएगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज से अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। हाल ही में सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज में देश की जीडीपी का करीब 10% बताया गया, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों ने इस पैकेज को जीडीपी का सिर्फ 1.6% बताया। इस तरह कॉर्पोरेट टैक्स में दी गई राहत यानी टैक्स बोनांजा का तय लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पीयूष गोयल का जो सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और अमित शाह की तजवीज है कि अगर बाहर का सामान बंद कर दें तो हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आ जाएगा और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, आपके कमेंट्स क्या है? देखिए, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना तो जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, हम कोरोना से नहीं मुकाबला कर रहे थे, तब भी ये सिर्फ सपना था। अब एक नया सपना रखा गया है जो है आत्मनिर्भरता का सपना। थोड़ा सा अब इसकी तुलना करें, नेहरू जी ने जिस अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी, जिसमें आत्मनिर्भरता की बात की थी, और आज किस तरह की आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। उस समय आत्मनिर्भरता में हम घरेलू उत्पादन, खासतौर से घरेलू कैपिटल गुड्स के उत्पादन पर हमने जोर दिया था, और बहुत सारे अर्थशास्त्री जो जैसे बीएन भगवती वगैरह उसके आलोचक थे। उसके विपरीत आज जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उसमें हमने माइनिंग क्षेत्र, डिफेंस उद्योग, इंश्योरेंस, एविएशन इंडस्ट्री, सबको फॉरेन कैपिटल के लिए पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है, अगर मान लीजिए कि पूरी तरह से हम ये संभव भी हो कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात अभी शुरू में हो रही है कि लोग विदेशी खरीदने के बजाय देसी खरीदने लगे, तो क्या इससे डिमांड की पर्याप्त वृद्धि हो सकती है? थोड़ा भी अगर गणित का किसी को आकलन आता हो तो वो देखेगा ये पर्याप्त नहीं है। मांग को बढ़ाने के लिए सरकार को ढेर सारे कदम उठाने पड़ेंगे। घरेलू उत्पाद को खरीदना बुरी बात नहीं है। हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम घरेलू उत्पाद खरीदें, लेकिन घरेलू उत्पाद का उत्पादन कौन कर रहा है? और दूसरी बात ये कि अगर हमारा ये लक्ष्य है कि हम बाहर के देशों को अपना उत्पाद बेचें, तो क्या बाहर के देश अब हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे?
वो अपने उत्पाद को यहाँ नहीं बेचना चाहेंगे। आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल को लेकर ट्रंप ने कितनी बातें कही, उसकी यहाँ पर रोक लगाई हुई थी हमने मोटरसाइकिल के आयात पर। तो इसलिए ये दो तरफा खेल है, हार्ले एक डेविडसन, तरफा जी। खेल है, दोनों को खेलना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय हमें दिया हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिनीपोलिस के प्रदर्शनकारियों को ठग बताने वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक का अलग अलग रवैया देखने को मिला है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट को फ्लैग कर दिया, हिंसा भड़काने वाला बताया। ट्विटर ने ट्रंप पर कार्रवाई करते हुए उनके ट्वीट पर वार्निंग लेबल लगा दिया। ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट की फैक्ट चेकिंग कर उन्हें गलत बताया, लेकिन सीईओ और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कोई एक्शन नहीं लिया, ट्रंप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे जो नाराज हुए वो कर्मचारी हुए। फेसबुक के कर्मचारियों ने जुकरबर्ग के खिलाफ, अपने ही एम्प्लॉयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फेसबुक न्यूज फीड के प्रोडक्ट डिजाइन डायरेक्टर रॉयन फ्रेटास ने कहा है कि मार्क जुकरबर्ग गलत हैं और मैं उनका मन बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। फेसबुक में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर जेसन टॉफ ने कहा, मैं फेसबुक के लिए काम करता हूं और मुझे बिल्कुल भी गर्व नहीं है कि हम कैसी चीजें दिखा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि हाल ही में जुकरबर्ग ने कहा था कि मेरा बहुत मानना है ऐसा कि फेसबुक सच का बिचौलिया नहीं है, सच की मध्यस्थता नहीं करता। जो बातें लोग ऑनलाइन कहते हैं, वहीं ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उनका कहना है ट्विटर सत्य का समर्थक है किंतु सत्य का मध्यस्थ नहीं है। हम किसी व्यक्ति या संस्था के निजी हित में अपने ऑनलाइन मंच की पारदर्शिता वाली खिड़की बंद नहीं करेंगे। हमारी फैक्ट चेकिंग जारी रहेगी। दिक्कत दरअसल ये है कि चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो फेसबुक हो, इनमें वो प्रोटोकॉल है ही नहीं फैक्ट चेकिंग का या क्रॉस चेकिंग का प्रोटोकॉल नहीं है। कोई भी वॉल पर आकर कुछ भी लिखकर, किसी पर भी थूककर, कुछ भी कहकर चला जा सकता है। और ना ट्विटर फैक्ट चेक करता है, ना ही फेसबुक करता है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भरोसा पूरी दुनिया की जनता ने फेसबुक और ट्विटर पर जताया है, ये लोग इस भरोसे को कायम रखेंगे। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।